पीएम मोदी की नसीहत बेकार, अपने ही फजीहत करा रहे बार बार। अब शिवसेना ने छेड़े विवादित तार, मुस्लिमों से छीनो वोटिंग का अधिकार। जी हां, पीएम मोदी प्रदेश में देश का डंका बजा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना भेदभाव के सबके विकास की बात कर रहे हैं। उनके सपनों की इमारत में सबके साथ की इबारत है, लेकिन उनके सहयोगी तो जैसे सौगंध खाकर बैठे हैं उनके सपनों को तोड़ने की। पहले ही पार्टी नेताओं से परेशान प्रधानमंत्री के लिए शिवसेना ने बो दिया है अब नया विवाद। पीएम मोदी की नसीहत बेकार, अपने ही फजीहत करा रहे बार बार। अब शिवसेना ने छेड़े विवादित तार, मुस्लिमों से छीनो वोटिंग का अधिकार। जी हां, पीएम मोदी के अपने ही उनके सपनों को पलीता लगा रहे हैं, तो वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री आजम खान की तरफ से फिर दिया गया है महिलाओं को लेकर शर्मनाक बयान। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यदेव त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना के राज्य प्रमुख अनिल सिंह ठाकरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हैं और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता राम निवास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल साक्षी महाराज ने जहां फिर बच्चों पर गुणा गणित लगाया है, तो वहीं केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने कहा है कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार ही ले लेना चाहिए। ये कैसी उलझन है जो उलझती ही जा रही है सुलझने के बजाय। अब तो ये सब भी बेमानी ही लगता है कि नसीहत दी है तो मान जाएंगे, सरकार सख्त है लिहाजा सुधर जाएंगे। लेकिन ये आदत तो फितरत बन चुकी है। ऐसे में सरकार की फजीहत होती है तो होती रहे, कोई फर्क इन्हें पड़ता नहीं। अब शिवसेना ने कराई है फजीहत, मुसलमानों से छीन लो मतदान का अधिकार। जब तक वोट बैंक की ठेकेदारी कुछ लोगों के पास रहेगी तब तक मुसलमानों की भलाई नहीं होगी, ना उनका विकास होगा। ये बात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कही है। इसलिए बाला साहब ने कहा था 15 साल पहले, एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। शायद भूल गई शिवसेना मराठी मानुष से लेकर हिंदुत्व तक, यही तो सूत्र है उसकी सियासत के। फिर दूसरे समुदाय पर वोट की सियासत का सवाल अच्छा तो नहीं लगता। ऐसे तो हो गया सबका साथ और सबका विकास। खैर, तमाम हिदायतों के बाद भी कोई फर्क नहीं आया है किसी की हरकतों में। साक्षी जी फिर बच्चों की गिनती वाली गुत्थी में उलझ गए। हम 4 बच्चे की बात कह देते हैं तो आग लग जाती है, पर 4 बीवी 40 बच्चे से कहीं आग नहीं लगती। हम 4 बच्चे की बात कह देते हैं तो आग लग जाती है, पर 4 बीवी 40 बच्चे से कहीं आग नहीं लगती। अब किसकी खता कहें और किसको खुदा कहें, जब ठोक बजाकर दिमाग में भरे गए संस्कारों का कोई मोल नहीं बचा तो इनके अनमोल होने की कौन कहे। मुखिया मुलायम की जमात वाले जनाब से भी सुन लीजिए ज्यादा बच्चों का राज। शर्म तो किसी को आती ही नहीं। हम गरीब लोग हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। कोई काम नहीं है, बीवी कलप नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती, उसकी दोस्तें नहीं होती, वो बीवी होती है और शौहर होता है, फिर खानदान भी बड़ा होता है। पीएम इतिहास को भुलाकर नया भूगोल बनाना चाहते हैं। देश प्रदेश की परिधि से दूर परदेश तक प्रतिष्ठा की पूंजी जमा कर रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब अपने ही लगा रहे हो उस पूंजी में पलीता। घोसी से सांसद हरिनारायण की हरकतें देखिए, सलीका भूल गए सांसद जी। हाँ, 75% आजमगढ़ को है, यहाँ जो है 15% 20% राज्य सरकार की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं। जब से मुलायम सिंह का दिल्ली बॉम्बे के हीरोइनियों के मोहल्ले में निगोटा फूल गया, तब से इनका तो दिमाग खराब हो रहा है। बहरहाल कोई हक छीनने की बात कर रहा है और कोई भाषा का भद्दा प्रदर्शन। क्या गजब बात है कि मोदी मन की बात करते हैं और उनके नेता मनमर्जी करते हैं। इसलिए इस मनमर्जी पर सवाल ये है कि आखिर क्यों अपने ही करा रहे हैं फजीहत।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, पीएम मोदी के सांसद तो सांसद, अब सहयोगी ने भी, शिवसेना ने भी बो दिया है विवाद का एक नया बीज, ये कहकर के मुस्लिमों से मताधिकार का जो अधिकार है वो छीन लेना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्यदेव त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से हैं और शिवसेना की तरफ से अनिल सिंह ठाकरे राज्य प्रमुख हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शाहिद समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से राम निवास यादव और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अनिल सिंह ठाकरे जी, अगर ये सॉल्यूशन है जो संजय राउत ने दिया है, तो फिर बाकी जो दलों की वोट बैंक की जो राजनीति होती है, चाहे पिछड़ी जाति की राजनीति हो, धर्म पर राजनीति हो, वो भी खत्म होनी चाहिए। कल को फिर यह भी मांग उठेगी कि जो मराठी वोट बैंक पर राजनीति कर रहे हैं उसको भी बंद किया जाना चाहिए। फिर मराठियों से भी मतदान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। हिंदुओं पर जो राजनीति कर रहा है उससे भी अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। फिर तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कल जो भी संपादकीय में संजय राउत साहब ने लिखा है, कहा है जी, मैं उसको एडमिट करता हूं, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। मेरा कहने का आशय ये है कि जब 125 करोड़ हिंदुओं को मारने काटने की बात कही जाती है और ओवैसी जैसे लोगों पर सरकारें संवेदनहीन बनी रहती हैं, कानून संवेदनहीन बना रहता है, तो मुझको लगता है ऐसे विषय आएंगे बार बार, और मुझको लगता है कि संपादकीय की वजह से इतनी हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। और अगर एक धर्म विशेष पहले प्रतिक्रिया करेगा तो क्रिया तो होनी ही है। नहीं अनिल जी, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की ही राजनीति नहीं हो रही ना, जाति आधारित राजनीति भी हो रही है, धर्म आधारित राजनीति भी हो रही है। चाहे कोई मराठी मानुष की बात करता हो, कोई पिछड़ी जाति की बात करता हो, कोई दलितों की बात करता हो, ये भी तो सब वोट बैंक है ना, इन पर भी तो राजनीति हो रही है। फिर इनको क्यों ना बंद किया जाए? शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, और जहां तक मराठियों का प्रश्न है तो मराठी वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका हक ज्यादा बनता है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमारा हक ज्यादा बनता है स्थानीय लोगों का, तो उस विषय से उसको न जोड़ा जाए। मुझको लगता है कि शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की बात करती है और हम उस पर पार्टी पे हैं। नहीं सत्यदेव त्रिपाठी जी, आजादी के 68 साल बाद, लोकतंत्र के इतनी सफर के बाद आज हम इस मुकाम पर आकर पहुंचे कि हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसका वोटिंग राइट कैंसिल कर दें। और ये वो पार्टी कह रही है जिसका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, जो महाराष्ट्र में सरकार में है। देखिए अग्निहोत्री जी, विडंबना ये है कि न तो ये इन्हें इतिहास का ज्ञान है और न संविधान का ज्ञान है। इन्हें अगर आजादी की लड़ाई के उन तमाम सपनों के साथ जुड़ा हुआ भारत का संविधान, जिसको मोदी साहब धर्म ग्रंथ कहते हैं, और ये मोदी के सहयोगी ये संविधान के भी ऊपर चले गए हैं, ऐसी घटिया बात लिखने की हिम्मत इनकी कैसे पड़ी, जो मराठी मानुष के नाम पर राजनीति करते हैं, जो हर जगह कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी बिहारियों के खिलाफ, कभी उत्तर प्रदेश वालों के खिलाफ लगातार विस्मरण करते हैं। आज वही संजय राउत इस तरह का लेख लिखें, इससे ज्यादा खतरनाक और खराब बात कोई नहीं हो सकती है। ये राजनीति की सबसे ज्यादा गिरी हुई स्थिति का परिचायक है। रहा ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो कोई प्राची साध्वी हो, चाहे इनके आज किसी सांसद ने मुलायम सिंह जी के लिए अपशब्द कह दिए। आखिर ये है क्या? भाषा का भी संयम इनके पास नहीं है। चाहे वो आजम खां हो, भाषा का संस्कार जिन लोगों के पास नहीं है, वे राजनीति के लिए एक तरह के कलंक हैं। मोहम्मद शाहिद, संविधान ने जब वोटिंग राइट दिया तो उसने भारत के नागरिक को वोटिंग राइट दिया, ना जात को दिया, ना पंथ को दिया, ना मजहब को दिया, ना इलाके को दिया, ना अगड़े को दिया, ना पिछड़े को दिया। उसने भारत के नागरिक को वोटिंग राइट दिया। तो इस संविधान से ऊपर बात करने वाले कौन लोग हैं भाई? कैसे आ गए? अमिताभ भाई, बड़ा गंभीर सवाल उठाया है आपने और बहुत अच्छा सवाल है।
हमको तो लगता है जैसे लग रहा कि हम लोग 21वीं सदी में न जीकर 1800 सदी में जी रहे हैं, उस तरह की बात जिस तरह से आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और उसके बावजूद उनके साथ गठबंधन में जो सरकार में शामिल शिवसेना जो उत्तर भारतीयों को मारती है, जूतों से मारती है, और किस तरह नहीं मारती है, पूरे किस तरह लोगों ने पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने शर्म उनसे कहा कि शर्म करो, अब तो शर्म करो, मगर उसके बावजूद इस तरह की लैंग्वेज। एक बात, दूसरी बात यह कि यह संविधान का सरासर उल्लंघन है, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यह संविधान, जो संविधान ने जिस तरह की छूट दे रखी है देश के हर वर्ग को, हर समाज को, हर जात को, हर धर्म को। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जब संविधान ने सब कुछ दे रखा है कि आप कौन होते हैं समाज को संविधान से ऊपर जाने। अगर भाई आपको संविधान को नहीं मानना है, वैसे भी आप लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग संविधान को नहीं माने तो लिया ये लोकसभा में पारित करा लीजिए बिल को, कह दीजिए हमें वो वोटिंग राइट आपका खत्म हो गया। भाई आपकी तो बहुमत की सरकार है केंद्र में, आप उसके गठबंधन के सहयोगी मित्र हैं, आप ले आइए। भाई आपको कहने में क्या बुराई है, आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि भाई लाइए बिल, इस पर बिल लाइए, उस पर आप बिल ला के वोटों पे जितने भी अल्पसंख्यक इस देश के अंदर रह रहे सबका मताधिकार का वो राइट छीन लीजिए। भाई ये कौन सा तरीका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ भाई, ये हमको तो जो लगता है कि ये सोची समझी साजिश है इस देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए। ठीक है यादव जी, मैंने भाजपा की प्रतिक्रिया भी देखी, शिवसेना के वक्तव्य पे सारी बातें हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है। प्रतिक्रिया तो मैं देख चुका पार्टी की अधिकृत, मैं समझना चाह रहा हूं जो जिन लोगों ने सांसद और विधायक के तौर पर भारत के संविधान की शपथ ली, जिन लोगों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली, वो लोग संविधान के परे जाकर संविधान को धूल धूसरित करने वाली बात कह रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के इस नारे पर कोई भरोसा क्यों और कैसे करे कि सबका साथ सबका विकास। जनता तो देख रही शिवसेना का साथ और आपका विकास, तो कैसे भरोसा करेंगे सबका साथ सबका विकास। यादव जी। जी अमिताभ जी, आपने बहुत सही बात कही। हमारी पार्टी ने भी इस बात का कड़ा विरोध किया कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को बराबर सम्मान का अधिकार है, बराबर मतदान का अधिकार है, समाज में आगे देश को बढ़ाने में बराबर सबको अधिकार है। इस तरह की जो लोग बातें करते हैं उससे हमारी पार्टी कतई इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन दुख इस बात का है कि यदि यह बात शिवसेना के लोग उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोग उठाते हैं, कोई बात थोड़ी सी कह देते हैं तो पूरे देश में तूफान आ जाता है। यदि यही बात ओवैसी बंधु कहें, आजम खां जी कहें और विपक्ष के तमाम नेता हैं जो तमाम पर टिप्पणी करते रहते हैं, अगर वो लोग कहें तो इन लोगों को कानों में जू नहीं रेंगती। यादव जी, जो दोहरा चरित्र है। यादव जी, एक भी ऐसा बयान किसी का दिखाइए जिसमें किसी ने कहा हो कि मुसलमानों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, पारसियों का, जैनियों का वोटिंग राइट खत्म कर दो। एक बयान दिखाइए। मैं नहीं, वोटिंग राइट की बात तो जो आप आज मुद्दा यही है। यादव जी, मुद्दा यही है। मुद्दा यही। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ शिवसेना की जो उन्होंने मांग रखी। इसी पे बात करेंगे, बाकी नहीं। बाकी तो 1947 से गंगा में बहुत पानी बह गया, कहां तक बात करेंगे, कई दिन लग जाएंगे बहस में। आज मुद्दा यह है, इससे गंदी बात, इससे छोटी बात, इससे ज्यादा तोड़ने वाली बात समाज को क्या कभी पहले कानों ने सुनी। यादव जी नहीं, इस पर हमारी पार्टी पूरी तरह से सहमत नहीं है और निश्चित रूप से ये देश को तोड़ने, समाज तोड़ने जैसे कृत्य जैसा है। इसलिए क्योंकि जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है और इस अधिकार को किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं है और इस देश के विकास में सबका योगदान है। इसलिए सबको मताधिकार का अधिकार है, सबको इस समाज में रहने का अधिकार है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। इसलिए किसी को भी मताधिकार से वंचित करने का किसी व्यक्ति विशेष की मांग को कदापि नहीं माना जा सकता है। और भारतीय जनता ने स्पष्ट कहा है सबका साथ सबका विकास। आगे आपकी बात, आगे सत्यदेव जी, मैं समझ नहीं पाता, कुछ चीजें चल जाती हैं, छोटे मोटे आड़े तिरछे बयान आते हैं, साक्षी हो गई, प्राची हो गए, निरंजन ज्योति हो गई, तब आड़े तिरछे बयान आते चल जाता है, मतलब मन मार के चल जाएगा।
लेकिन अगर इतना बड़ा बयान आ जाए कि हिंदुस्तान की दूसरी संख्या की जो मजहब है आबादी के हिसाब से उसका वोटिंग राइट छीन ले, उसके बाद इस बात पर यह मुल्क कैसे और क्यों भरोसा कर लेगा कि भाई सबका साथ और सबका विकास होगा? केवल शहनवाज हुसैन के, मुख्तार अब्बास नकवी के या निर्मला सीतारमण के या एमजे अकबर की अधिकृत टिप्पणी भर से यह मामला खत्म नहीं होता। यह बड़ा मसला है, इस पर बड़ा इंटरवेंशन होना चाहिए। और जिन लोगों ने संविधान की मर्यादा को लांघने की कोशिश की, वो आपसे अलग, फिर उनको अलग करिए। ये कैसे हो सकता? वो आपके साथ भी चले, आपकी गाड़ी पर भी सवार है, और आप कह रहे हो कि ये इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो वहां भी सरकार में, यहां भी सरकार में, आपकी गलबहियां है, आपका गठबंधन है, आपकी नातेदारी है। उसके बाद आप जब चाहेंगे सुविधा से नकार देंगे, जब चाहेंगे दुलार लेंगे। ये तो नहीं चलेगा, ये देश में नहीं चल सकता। देश में आज प्रामाणिकता की जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस नारे में ताकत पैदा करनी है, सबका साथ सबका विकास, तो उनको प्रामाणिकता दिखानी होगी। देश को यह बताना होगा, यादव जी, कि ऐसी बात करने वाले मेरी गाड़ी में सवार होकर नहीं चल सकते। जो लोग, नहीं, सुन लीजिए पहले मेरी बात, जो लोग ऐसी बात करें, जो दल ऐसी बात करे, जो व्यक्ति ऐसी बात करे, वो फिर मोदी की गाड़ी पर सवार नहीं होने चाहिए। अगर मोदी की गाड़ी पर सवार होकर लोग ऐसा चिल्ला रहे हैं तो कटघरे में मोदी भी आ रहे हैं। यादव जी, ये ध्यान रखिएगा, इतिहास बहुत निष्ठुर होता है। पता है आपको, इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, बहुत क्रूर होता है। वो जब समीक्षा करेगा तो मोदी जी को संदेह का लाभ नहीं मिलेगा। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं अग्नोत्री जी। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान भारत में लागू किया गया, उसका प्रीएम्बल का पहला शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के हिंदू नहीं, हम भारत के मुसलमान नहीं, हम भारत के ईसाई नहीं, हम भारत के लोग अपने को जो संविधान दे रहे हैं, जो व्यवस्था दे रहे हैं। आज इससे बड़ा संविधान का मजाक कोई नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पर एक साथ न होए भुआलू हसब ठठाए फुलाओ गालू, ये तुलसीदास की उक्ति है कि एक साथ आप मोहब्बत भी कर रहे हैं, साथ में सरकार में भी है, और दूसरी तरफ सबका साथ सबका विश्वास का विकास और सबको साथ लेने का नारा दे रहे हैं। तो नारेबाजी से देश नहीं चलता है, सरकारों के आचरण से देश चलता है। आज इनका आचरण होना चाहिए कि शिवसेना को अपने से अलग करें। मोहम्मद शाहिद जी, सांसद गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो फिर संसद के भीतर जनता की उम्मीद और आस दोनों को खतरा है। क्या गारंटी है कि वो बिना किसी भेदभाव की बात उठाएंगे जनता की? नहीं गायत्री जी, बड़ा सोचनीय विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आप केंद्र सरकार में शामिल हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, आपके मतलब माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो बातें कर रहे हैं कि किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं होगा और जो भी होगा बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके बाद इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मैंने आपको कहा भी, ये बहुत गंभीर मामला है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके इनको जेल भेजना चाहिए कि कम से कम आने वाली और जो दूसरी नस्लें हैं इस तरह की कोई हिमाकत न करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कोई हो। देखिए, निगेटिव पॉलिटिक्स करने वालों को 4 लोग ताली तो बजा सकते हैं, वो देश के लिए बड़े अपमानजनक बातें होती हैं। वो देश उससे बहुत शर्मसार होता है, देश का उससे नुकसान होता है। आप इस तरह के जो सरफिरे लोग 4 बातें कर देते हैं और 4 लोग उसमें ताली बजा देते हैं, उससे देश का मान नहीं बढ़ता, उससे देश का अपमान होता है। याद होगा इनको, केंद्र सरकार को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे, उन्होंने कहा था कि मोदी जी आप विकास की बात करिए, ना कि कोई धर्म और उसके आधारित बात करिए, आप धर्म का डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। तब उनको समझ में आया, जब वो जाते जाते उन्होंने वो कसा था, कमेंट कसा था भारत सरकार के ऊपर। ये एक शर्मनाक बात है, और इस तरह की बात कितनी, मतलब उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। चाहे वो, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इस तरह की बात करेंगे, जो देश के खिलाफ बात करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यादव जी,
अगर देश की 18-20% आबादी के मन में शिवसेना के इस बयान से ये संदेह हो जाए कि कहीं शिवसेना और भाजपा चूंकि युति है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक रूपता है, एक ही घर के सदस्य है, छोटे भाई बड़े भाई है, तो कहीं उसके मन में अगर ये डर बैठे कि क्या हमको इस देश ने दूसरे दर्जे का नागरिक मान लिया तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? यादव जी। अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। संजय राउत ने जो बयान छपा उनका, आखिरी में उन्होंने ये भी लिखा कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दल इसको सिर्फ वोट बैंक मान रहे हैं, इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं। नहीं, वोट बैंक तो दलित को भी माना जाता है, वोट बैंक पिछड़े को भी माना जाता है, वोट बैंक को भी माना जाता है। पहले हमारी पूरी बात सुन तो आप लें जी। उनका कहने का मतलब था कि जो है हम उनकी बात सहमत नहीं, निश्चित रूप से हमारी पार्टी सहमत है। आप बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं। मोदी जी इस देश के सूर्य हैं और सूर्य के आगे छोटे मोटे धब्बे काम नहीं आते हैं, कभी ना उनका पीछा कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का जो स्पष्ट है, अगर ये धब्बे गाड़ी में साथ बैठ के क्यों चल रहे हैं गले में हाथ डाल के, ये पूछ रहा हूं मैं। धब्बे और कालिक तो मैंने समझ लिया, ये गले में हाथ डाल के क्यों घूम रहे हैं? अमिताभ जी, जी भैया, इस बयान को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया गया, ऐसा है नहीं। लास्ट में जो लोग इनको वोट बैंक के रूप में समझ रहे हैं, ये उनके लिए है। जो लोग इनको भारत का नागरिक समझ रहे हैं, भारत के संविधान के तहत इनको अधिकार प्राप्त है, उनके लिए नहीं उन्होंने कहा। भैया, जब मतदान का अधिकार छीनेगा तो वो सब पर लागू होगा। आप नागरिक समझो, परमात्मा समझो, अल्लाह समझो, चाहे जो समझो। ये बात नहीं समझ आई क्या यादव जी? नहीं अमिताभ जी, आपकी बात समझ हमको आ रही है। फिर उन्होंने जब पूरी बात कही, लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ये बात सफाई दे, बैंक मानना है। आप उन पर सफाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफाई मैंने आपसे पहले कह दिया कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार ऐसे किसी भी शब्दों का, ऐसे किसी विचारों का देश के लोग इसको कतई नहीं पसंद नहीं करती है। और हम सब लोग सबका और हम लोग 21वीं सदी में अमिताभ भाई जी रहे हैं, मोदी 18वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। उसी में सारा देश चलेगा, इस देश का विकास होगा। सत्यदेव त्रिपाठी जी, अगर गायत्री कुछ अनिल जी कहना चाहते हैं। अनिल जी, देखिए अमिताभ जी, पूरे विश्व में मुस्लिम समस्या बनी हुई है और मुस्लिम समुदाय जहां जहां पूरे विश्व में है, कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट की हुई है। आपको बताना चाहूंगा, अनेक ऐसा देश हैं जहां पर इनको मताधिकार से वंचित किया गया है। वो यहाँ नई बात नहीं उन्होंने कहा है संजय राउत साहब ने। आप मुझको ये बताइए, इस देश का आप खाएंगे और गाएंगे पाकिस्तान का, तो क्या ये चलेगा? क्या आजम खान साहब को संवैधानिक अधिकार था कि माननीय मुलायम सिंह जी के जन्म दिवस पर वो ये बताएं कि आतंकवादियों का पैसा था? क्या संविधान में ये अधिकार है? तो संविधान के दुहाई देने वाले जो लोग हैं, के नारे से आप लोग सहमत नहीं है? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो संवैधानिक व्यवस्था में ये बात कर रहे हैं, संविधान में अधिकार है, संविधान में क्या वैसी को अधिकार है कि 125 करोड़ हिंदुओं को असर कलम कर दें? जब ये सब समस्याएं पैदा होंगी तो निश्चित तौर पे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हिंदू करेगा, निश्चित तौर पे करेगा। ठाकरे साहब, आपने बड़ी अच्छी तकरीर की और बाला साहब तो बहुत ही अच्छी तकरीर करते थे, है ना, इसीलिए इतनी बड़ी ताकत बन गए। वहां ओवैसी भी अच्छी तकरीर करते हैं, वो भी वोट बटोर रहे हैं। आप क्या झंडा गाड़ी दिया महाराष्ट्र में? लेकिन ये झंडे डंडे की राजनीति से परे हटके मुझे ये समझाइए, दुनिया का कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश बताइए जो अभी आपने विद्वतापूर्ण उदाहरण दिए जिनमें जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग राइट रोक दिया गया हो। मुझे एक देश का, अनेक देशों में, अरे मैं क्या कह रहा हूं, बात पूरी सुनो। एक लोकतांत्रिक देश बताइए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, नहीं तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा। मैं ना चाइना में, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए चाइना में मुस्लिम कितनी बड़ी समस्या बनी। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात का उत्तर नहीं ठाकरे जी, ये मेरी बात का उत्तर नहीं। मेरा सवाल फिर सुनिए, जाके गूगल पे ढूंढिएगा, फिर हमको बताइएगा। ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। ना पहले सवाल सुनो मित्र, मेरा सवाल सुनिए पहले। मैंने कहा, आपने कहा बहुत सारे, मैंने कहा दुनिया का एक मुल्क बताइए जो डेमोक्रेटिक मुल्क हो, जो लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाला मुल्क हो, बता दीजिए। एक शोध का विषय है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो गूगल पर आप स्वयं इसको सर्च करें। आपकी जानकारी गलत है, ऐसे हैं आपकी जानकारी गलत है। मुसलमानों को राइट अनिल सिंह ठाकरे, किए गए हैं। अनिल सिंह ठाकरे, आपकी जानकारी गलत है। दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक
मुल्क में, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाले मुल्क में किसी भी मजहब के आदमी का वोटिंग राइट सीज नहीं है। सत्यदेव जी गलत कह रहा हूं, कर ले, शोध का विषय है। अरे मैं बता रहा हूं ना आपको सत्यदेव जी, आप मुझे बताइए दुनिया का कोई डेमोक्रेटिक कंट्री, आप सही कह रहे हैं, ये मोहम्मद शाहिद दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बताइए। नहीं, अभी लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी। अमिताभ भाई एक सवाल में थोड़ा सा नहीं, अभी पहले ये बड़ी बात इन्होंने कह दी, मैं वही आज तक समझ ही नहीं पाया 25 बरस में। अरे नहीं, इनको यही नहीं पता कि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे अजूबा लोकतंत्र है, इनको यही नहीं पता होगा। और इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ, रिलीजियन डाइवर्सिटी, हर तरह की डाइवर्सिटी है, और यहाँ सब लोग आज से नहीं हजारों हजार साल से लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये बात अमिताभ जी, ठाकरे जी, अमिताभ जी, जितना इस देश में मुसलमान सुरक्षित है अरबियन कंट्री में और पाकिस्तान कंट्री में सुरक्षित नहीं है, बात नहीं हो रही। जितना सम्मान यहाँ के मुसलमानों को देश ने दे रखा है, नागरिकों ने दे रखा है, इतना किसी अन्य मुल्क में नहीं है। ठाकरे साहब, बेजा इस्तेमाल मुसलमान कर रहा है। ये विषय नहीं है। हम मुसलमानों को के ऊपर कितना सम्मान दिया गया नहीं दिया गया इस पर किसी की निर्णायक टिप्पणी करने की हैसियत किसी की भी नहीं। मुसलमान भी उतने ही नागरिक है जितने हिंदू। मुसलमानों पर कोई कृपा नहीं कर सकता इस देश में, ना हिंदुओं पर कोई कृपा कर सकता ना मुसलमान पर, ठीक है ना। उनका भी बराबर का हक, हमारा भी बराबर का हक। मैं एक बात समझना चाह रहा था, फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं दुनिया के, कहीं भी जात और मजहब के आधार पर वोटिंग राइट न दिया गया न लिया गया। जानकारी करके बैठिए, बैठा करिए बहस में। रामनिवास यादव, आपने कभी पढ़ा कि किसी लोकतांत्रिक देश में, मेरे शब्दों पर ध्यान दिए, लोकतांत्रिक देश में जात और मजहब के आधार पर वोट रोका और दिया गया हो? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कहीं भी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है अमिताभ जी, ये बात सच है कि किसी भी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत में सबका सम्मान और सबका आदर है, क्या ऐसा बगल पाकिस्तान में हिंदू समाज के लोगों का है? यादव जी, हम पाकिस्तान से तुलना करेंगे। पाकिस्तान में लोकतंत्र कहाँ है? हम पाकिस्तान के लोकतंत्र से हिंदुस्तान लोकतंत्र है, शायद आपको जानकारी नहीं, वहां भी लोकतंत्र है, पूरा लोकतंत्र है वहां पाकिस्तान में। आपको आपकी एक मिनट फिर गलत तथ्य आ जाएगा, भारत के लोकतंत्र को नहीं जोड़ा जा सकता, गलत तथ्य आ जाएगा। पाकिस्तान में लोकतंत्र और इमरजेंसी और सैन्य शासन की सांप सीढ़ी खेली। माशाल्लाह, सही। मैंने ये बताया आपको, अमिताभ जी, मान सम्मान हमारे भारत में सभी वर्गों को है, ये बगल में पड़ोसी देश है, क्या वहां ये है? यादव जी, क्या ये किसी की कृपा है? ये किसी की कृपा नहीं है, ये भारत के अमिताभ जी, ये हमारे संविधान ने हमको, अमिताभ जी, ये संविधान भारतीय लोकतंत्र का बेजा इस्तेमाल मुसलमान कर रहा है। तो आप बेजा इस्तेमाल। पाकिस्तान जैसा लोकतंत्र चाहते हैं क्या देश में? इसी के लिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं। भाई ठीक है, ठीक है, ठाकरे साहब एक मिनट, शाहिद भाई एक मिनट, शाहिद भाई जैसे संगठन की बातें करते हैं। मोहम्मद शाहिद एक मिनट, मोहम्मद शाहिद एक मिनट, उत्तर भारतीय समाजवादी पार्टी के अपने साथी को बताना चाहता हूँ, ठाकरे जी एक मिनट, उत्तर भारतीयों के साथ में कोई भी कृत्य गलत नहीं किया गया है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बहस कंडक्टर सत्यदेव जी, एक बहुत बड़ा कमेंट कर दिया अनिल ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के संविधान का और उसकी उदारता का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। ये फतवा देने का अधिकार हम लोगों को किसने दिया? सत्यदेव जी महोदय, फतवा आजम खां देते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। इसको कहिए बात करें। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जितने अधिकार अनिल ठाकरे एक एक आदमी बोलेगा भाई। अमिताभ जी, अनिल ठाकरे अभी रुकिए, अभी रुकिए, नहीं अभी नहीं सुनेंगे, अभी रुकिए जी, इनको रुकिए जी सत्यदेव जी। अग्नोत्री जी, मैंने आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक कहा कि ये लोग न संविधान में यकीन रखते हैं और न इनकी संविधान में आस्था है। ये तो सेना बनाए हुए हैं। सेना कोई लोकतांत्रिक संगठन नहीं होती है। सेना का बर्मा में, सेना ही अनुशासन लाती है देश में, सेना का श्रीलंका में। सत्यदेव जी, अनुशासन सेना ही लाती है देश में। अनुशासन की आवश्यकता है देश को। अनुशासन मत बताइए, अनुशासन की आवश्यकता है देश में।
आप जैसे लोगों से अनुशासन नहीं जानना। अरे बात करने दीजिए आप भी। अनिल जी अभी बीच में नहीं बोलिए, बीच में। मैं आपसे कह रहा हूं कि 26 जनवरी को जो संविधान भारत में लागू किया गया, उसका संविधान का प्रिएम्बल यही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संविधान देते हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में धर्म और जात के नाम पर इस तरह का कोई कहीं भी मतभेद नहीं पैदा होता है, कहीं मताधिकार को छीनने की बात नहीं होती। ये शुद्ध फासिज्म है, ये शुद्ध फासिस्ट विचार है और इसके खिलाफ कोई न कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बात है। शाहिद भाई मुझे समझाइए, जब हम लोग हिंदू और मुसलमान पर बात करते हैं तो हमारी टोन ऐसी क्यों हो जाती है कि जैसे हमने उपकार किया, दया की, कृपा की मुसलमानों पर? उनका भी हिंदुस्तान उतना ही है जितना अमिताभ अग्निहोत्री का, जितना नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान उतने रज्जाक मियां का, जितना मोहन राव भागवत जी का हिंदुस्तान उतना ही शाहिद जी का हिंदुस्तान। मां पर किसी बेटे का कब्जा का हक हो जाएगा क्या? नहीं, अभी आपका अवसर नहीं, अभी नहीं, आपके पास आएंगे, अभी रुकिए, अपने अवसर पर बोलिएगा। मोहम्मद शाहिद। अनिल भाई, बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग हिंदू मुसलमान की बात, मैंने पहले भी आपसे जब चर्चा आपने मुझे शामिल किया था, मैंने तब भी कहा था कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो जो भी बातें करते हैं, और अफसोस होता है जब हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के, वैसे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में, इस तरह के बहुत से सरफरे देश के अंदर घूमा करते हैं, तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। मेरी जहां तक राय है अपनी कि इस तरह के सरफरों पर बहुत ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, इनको इनके ऊपर इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इस तरह के लोगों की इस तरह के लोगों की चर्चा कर कर हम इनको हाईलाइट भी करते हैं, ये भी हमको ये लगता है। एक मिनट रोकूंगा, मेरी व्यक्तिगत राय है। एक मिनट रोकूंगा, अभी आपके पास आऊंगा, आप धैर्य तो रखो, आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, तब तक सोच के रखो, 2 मिनट पूरा बोलिएगा। मोहम्मद शाहिद, यहां आपको इसलिए रोकूंगा, सिरफिरे हो अच्छी बात है, मुझे उनके सिरफिरेपन को ठीक करने की जिम्मेदारी लेने का शौक नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर सत्ता में शामिल लोग ऐसी बात बोलेंगे तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। वो मैंने पहले भी कहा था, जो लोग सत्ता में शामिल हैं वो ऐसी भाषा बोलेंगे तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। निरंजन ज्योति का काम ठीक करने का काम प्राची बोले के लोगों का है, देश के चौथे स्तंभ का काम है उस सरफरों का ठीक करने का। मैंने क्या कहा? प्राची बोले, अकबरुद्दीन बोले, मुझे उतनी चिंता नहीं, लेकिन अगर हिंदुस्तान के हुकूमत में शामिल लोग, महाराष्ट्र की हुकूमत में शामिल लोग ऐसा बोलेंगे तो मुझे चिंता करनी होगी शाहिद साहब, तब चिंता का कारण बनता है। अनिल सिंह जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरा भी। आपने कहा कि हिंदुओं का ज्यादा हक है इस देश में, मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे कैसे संभव होगा? आप एक ही की बात कर रहे हैं, फिर तो एक का विकास एक का साथ ही होगा ना? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं गायत्री जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर 2 देशों का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना, सब जानते हैं, संविधान में व्याख्या है और हमारे बुजुर्गों ने और निर्माताओं ने इस आधार पर बंटवारा भी किया। आज जब उस आधार पर दोनों धर्म विभाजित करके एक एक देश दिया गया है तो उनकी निष्ठा उनके अनुसार होनी चाहिए। पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुसलमान, ये यहां आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जब तक निष्ठापूर्वक इस देश के प्रति अपना लगाव, अपनी निष्ठा नहीं रखेंगे तब तक ये समस्याएं होंगी। वो अपने आप को खाते यहां की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, जब तक ये परिकल्पना उनके दिमाग में रहेगी, मुझको लगता है ये सब बातें आती रहेंगी और ये समस्याएं भी उत्पन्न होती रहेंगी। उनको इस देश में निष्ठापूर्वक रहना है तो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं अपने दिल में जज्बात को संभाल के रखें कि वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के प्रति उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। मोहम्मद शाहिद, आपने सुना ठाकरे जी को, उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों करोड़ मुसलमान सर्टिफिकेट दें कि वो वफादार है। अभी अमिताभ भाई 68 साल के बाद हम यहां पहुंचे, एक भाई, एक मां की कोख से पैदा एक भाई दूसरे भाई से सर्टिफिकेट मांग रहा है।
नहीं, सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ भाई कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ, वो भी धर्म के आधार पर हुआ। हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे अजूबा लोकतंत्र है और यहाँ के लोकतंत्र की लोग दुनिया में मिसाल देते हैं। यहाँ के महात्मा की जो महात्मा गांधी जी की मिसाल देते हैं दुनिया में लोग, और उसकी बात कर रहे हैं कि इस तरह रहना, ये हमको शिवसेना को सर्टिफिकेट, हमको किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना। हम भारतीय थे, हैं और रहेंगे। हमको कोई ये नहीं बता सकता कि हमको सर्टिफिकेट दो, ना मुझे सर्टिफिकेट किसी को देना। मैंने पहले भी कहा, मैं इस तरह के सरफिरों का ना बात करता हूं, ना इस तरह के सरफिरों लोगों की जवाब देने की चेष्टा करता हूं। ये रामनिवास यादव जी, मैं दो बातें कहूंगा आपके संज्ञान के लिए, आपसे मतलब आपका नहीं, भाजपा के जो सरकार चला रही है, बड़ी पार्टी है, गठबंधन की मुख्य पार्टी है, उसके ज्ञान के लिए दो बातें कहूंगा। इस लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जो लोग यहां रह गए वो मालूम क्यों रह गए, मैं फिर बता दूं। मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों अपने अपने बिस्तर खोल दो, वापस जाओ, यहीं रहेंगे, हमें गांधी ने वचन दिया है, इस देश ने वचन दिया है, ये हमारा भी वतन है। तो बिस्तर जो बंधे थे वो खुल गए। एक ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा, उस वक्त हिंदुस्तान के सामने यह अवसर था यादव जी कि हिंदुस्तान चाहता तो धर्म आधारित राष्ट्र बन सकता था, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम ने कहा कि हम धर्म आधारित राज्य नहीं बनना चाहते, हम लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र बनेंगे। हिंदुस्तान ने अपने मन से मनसा वाचा कर्मणा स्वीकार किया था कि हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे, उसमें धर्म का शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह हमने स्वीकार किया था, हिंदुस्तान के अवाम ने स्वीकार किया था। और लोग पूछते वचन किसने दिया था? वचन गांधी ने दिया था। वचन हिंदुस्तान के उन बड़े नेताओं ने दिया था, जिसमें अंबेडकर थे, जिसमें पटेल शामिल थे, जिसमें जवाहरलाल शामिल थे, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े चेहरे शामिल थे, जिन्होंने वचन दिया था कि हम हैं, हिंदुस्तान में गैर बराबरी नहीं होगी। यादव जी, ऐसे शासन चलाओगे? आपके साथ सत्ता में भागीदार लोग करोड़ों करोड़ मुसलमानों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि यहां रहोगे तो पाकिस्तान की नहीं गाओगे। कौन है ऐसा कमजोर जो हिंदुस्तान में रहे और पाकिस्तान की गाए? अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग न ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं, न हमारी पार्टी समर्थन करती है। मोदी जी का स्पष्ट संदेश है सबका साथ सबका विकास। उनके जीतने में, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने में जितना योगदान हिंदू भाइयों का है, ईसाई भाइयों का है, उतना ही मुसलमान भाइयों का भी है। इस देश में बराबर सबका अधिकार है, सबको रहने का, सबको काम करने का, सबको इस देश को आगे बढ़ाने में बराबर का अधिकार है। करने वाले क्यों? जो सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हमारा एजेंडा है, उसी पर हम चल रहे हैं, फिर उस सरकार में वो सहयोगी क्यों जो सिर्फ एक ही की बात करते हैं? गायत्री जी, ये उनका अपना विचार है, उनके विचार से हम लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन सरकार तो सामूहिक पर चल रही है ना यादव जी। नहीं, वो सरकार एजेंडा कैसे अलग महाराष्ट्र के विकास के लिए, वहां सरकार चल रही महाराष्ट्र के विकास के लिए। अगर महाराष्ट्र के विकास में कोई व्यवधान होता तो हम लोग एक सेकंड में सरकार से हट जाते या इनको हटा देते। लेकिन जहां बात इनकी राष्ट्र स्तर पे है, वहां पर इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई अपना एजेंडा भारत पर लागू करा सके या सरकार से लागू करा सके। मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि सबका साथ सबका विकास। इस देश में 125 करोड़ लोग महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? महाराष्ट्र में बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो ये आप हम सबको समझना चाहिए कि मोदी जी इस देश में रहने वाले 125 करोड़ में क्या महाराष्ट्र नहीं आता यादव जी? 125 करोड़ में महाराष्ट्र नहीं आता? महाराष्ट्र भी आता है। जब हमारे देश के पीएम कहते हैं कि मैं इस देश के 125 करोड़ लोगों के विकास की बात करता हूं, उनके सम्मान की बात करता हूं, तो वहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अलग नहीं होते, वो भी उसी में समाहित हैं। और रही बात शिवसेना बंधुओं की, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उससे न हमारी पार्टी सहमत है न उससे देश सहमत है। और ऐसे बयानों की, ऐसे शब्दों की हम लोग आलोचना करते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि भविष्य में शायद ये लोग ऐसी शब्द न प्रयोग करें, क्योंकि इससे देश में एक माहौल बिगाड़ने का काम होता है। लेकिन एक बात साथ में मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि यही बात यदि समाजवादी पार्टी के आजम खान जी कहते हैं तो शायद इतनी चर्चा उस पर नहीं होती। मैं ठीक रामनिवास जी, आपका समय पूरा हो गया। जब आजम खान कहे
और चाहे कहे अकबरुद्दीन, असदुद्दीन, मैंने सबकी उतनी ही मुखर आलोचना की है यादव जी। मेरे लिए आजम खान बड़े आदमी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। असदुद्दीन बड़े आदमी नहीं और संजय राउत बड़े आदमी नहीं, ये जान लीजिए। मुझे ये मंजूर नहीं। आपकी बात आगे, आपकी बात आगे, नहीं आपकी बात आगे। सत्यदेव जी, अग्निहोत्री जी, कोई अग्निहोत्री जी, एक मिनट, अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल पूरी हाँ, मैं ये कह रहा था कोई सर्टिफिकेट दे नहीं दे वो तो आज बात की बात है, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट मांगने की हैसियत ही किसने दी? अब्दुल हमीद ने ही पहला पैटर्न टैंक पाकिस्तान का तोड़ा था, शिवसेना के लोगों ने नहीं तोड़ा था। आज अब्दुल हमीद का अपमान करने वाली ये सेना होती कौन है? आखिर शिवसेना को ये समझना होगा कि जब जितनी लड़ाइयां पाकिस्तान से हुई उसमें अब्दुल हमीद हो चाहे कश्मीर में हो, सब के सब लोगों ने बढ़कर भारत माता की रक्षा की है, भारत देश की रक्षा की है, भारत देश के लिए कुर्बानी दी है। ये लोग इस देश के बंटवारे के जिम्मेदार बनना चाहते हैं, इस देश को बंटवारे के रास्ते पर ले जाने की साजिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस पाखंड को छोड़े कि एक तरफ सत्ता के लिए महाराष्ट्र में गलबैया और दूसरी तरफ हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। आपके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल के सहयोगियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की संयुक्त जिम्मेदारी है। तो मैं अग्निहोत्री जी आपसे पूरी तरह सहमत हूं, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं। इस तरह की बात केवल राष्ट्र के साथ एक कलंक की बात है, इनको नहीं करनी चाहिए। जी ठाकरे साहब जी। अमिताभ जी, ये समस्या का निराकरण तभी है जब मुसलमान हिंदुस्तान को अपना वतन, अपना घर समझेगा। जब तक उसके अंदर ये निष्ठा नहीं आएगी तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। आप तो नहीं समझते हैं अपने उसको। ठीक है ठाकरे जी, एक सवाल सुन, ठीक है एक सवाल सुन लीजिए। आप अमिताभ जी, पूरा विश्व मुसलमान की समस्या से ग्रस्त है, मुसलमानों की समस्या पूरे विश्व में है, सवाल पूरे विश्व में है। सवाल तो सुन लो मेरा मालिक, आप सवाल ही नहीं सुनते हो तो कैसे बहस होगी? मेरा निवेदन ये था अनिल सिंह जी, ये थर्मामीटर आप कहां से बनवाओगे जो मुसलमान की बगल में लगा के जान लोगे कि ये वफादार है कि नहीं है? ये थर्मामीटर अमिताभ जी बनवाओगे? अमिताभ जी किसने दिया भाई, ये मैं समझना। अमिताभ जी, आप मुझको ये बताइए, पूरा विश्व ग्रस्त है मुसलमानों की समस्या से कि नहीं? पूरा विश्व। आज देश में मुसलमान कितनी बड़ी समस्या में है, पूरा विश्व कितनी संदिग्धता की नजर से देखे जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। अनिल ठाकरे वो खुद जिम्मेदार है इसके। ठीक है, ठीक, आगे बात आगे। ये सार्वजनिक मुसलमान इस दशा के स्वयं जिम्मेदार हैं, इसमें हिंदुओं का कोई सरोकार नहीं है। अनिल ठाकरे जी, ये पूरा विश्व सिरफिरे लोगों की समस्या से ग्रस्त है। किससे? सिरफिरे लोगों की समस्या से, न मुसलमान से, न हिंदू से, न यहूदी से, न पारसी से, न जैन से, न सिख से, न बौद्ध से। पागलों की समस्या से ग्रस्त है विश्व। और जब जब विश्व पर संकट आया वो सिरफिरे और मधांध लोगों के द्वारा ही आया। वो किसी कौम से नहीं जुड़ते, वो किसी जात के प्रतीक नहीं होते। अमिताभ जी, पागल लोग पूरी कौम क्यों बदनाम है मुसलमान की? कहीं बदनाम है, कहीं बदनाम ने। जिस कौम ने अब्दुल हमीद दे दिया, जिस कौम ने कलाम दे दिया, संदिग्ध नजरों से लोग देखते हैं इनको। अनिल ठाकरे, हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है? अनिल ठाकरे, मुसलमान को संदिग्ध नजरों से अगर कोई देखता है, पूरा विश्व देखता है, हमारा पूरा वतन देखता है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार हम है? अरे हम नहीं है। आगे आगे मोहम्मद शाहिद स्वयं आकलन करे। मोहम्मद शाहिद, ये तो और नई बात कह दी भाई ठाकरे जी। ये लग रहा है ये तो बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा मामला है। अब ये कह रहे हैं पूरा वतन संदेह की नजर से देखता है मुसलमान को। ये कहां से ढूंढ के ला रहे हैं भाई? मैंने क्या कहा था, इस तरह के सतही बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। ये सब सरफरे लोग हैं, इन लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं, इनका काम है सिर्फ एक चर्चा में आना। शाहिद जी, ये चर्चा में आने के लिए ही आजम खान ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन आतंकवादियों के पैसे से बनाया गया। उनको बात मेहरबानी करिए, थोड़ा सा जी बीच में मत बोलिएगा। अरे भाई ये क्या कर, अमिताभ भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कह रहा हूं आपसे कि शर्म तो हमको जब आती है कि जब उत्तर भारतीयों को मारा जाता है शिवसेना के द्वारा
और उत्तर भारतीय लोग जब शिवसेना की बात करते हैं तो शर्म हमको नहीं आती है। कभी उत्तर भारतीयों को नहीं मारा शिवसेना ने। मैंने कहा ना, थोड़ा चुप रहिए मेरे अनिल जी, अपनी बारी पर बोलो। ऐसे आप जब बोलिएगा आपको कोई सुनने नहीं जा रहा है। आप बोल सकते हैं, टेलीविजनों पे बोल सकते हैं, मगर आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। देश में अगर सुन रहे तो एक संकुचित विचार महाराष्ट्र के कुछ शहरों तक सीमित रह गया है आपका। ये आप चिंता मत कीजिए। शाहिद जी, आप भी महाराष्ट्र में कहीं पे सीमित। शिवसेना कहीं पर, ये कोई शिवसेना को पूरा राइट नहीं है, न शिवसेना के ये कहने का हकदार है कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। आज आप अगर देशभक्ति का पैमाना तय करेंगे तो सबसे बड़े देशद्रोही यही लोग निकलेंगे, कोई और नहीं निकलेगा। अमिताभ भाई, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यह बात कह रहा हूं, देशभक्ति की बात करना और देशभक्ति दिखाना दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, रामनिवास यादव जी जो बात कह रहे हैं, अनिल सिंह ठाकरे कह रहे हैं पूरा वतन मुस्लिमों को संदेह की दृष्टि से देखता है। उस पूरे वतन में क्या आप भी आते हैं? क्या आपकी भी मोदी जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये सरासर गलत है। जब इस देश में एक लोकतंत्र है, सबको लोकतंत्र में अपना मत देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। यदि ऐसा होता तो इस देश में पाकिस्तान जैसा हाल हो गया होता। अगर हमारा लोकतंत्र बचा है, हमारा देश बचा है, पाकिस्तान जैसा हाल यहां नहीं हुआ है, तो सबका इस देश में विकास है, सबका विश्वास है। और हम लोग, हमारी पार्टी कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है, नहीं ऐसी राजनीति करती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई साहब कह रहे थे कि आप सरकार में शामिल हैं। अभी कांग्रेस के बंधु हमारे कह रहे थे कि आप सरकार में शामिल हैं। जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी ये हो रहा था। इसलिए आपकी सरकार में भी हो रहा है। ठीक है, सत्यदेव त्रिपाठी जी, अगर पूरे वतन की बात होगी, पूरे वतन की बात होगी, तो पूरे वतन में तो मोदी भी आते हैं। जो बात लगा रहे हैं, तो क्या मोदी भी मुसलमानों को सरकार अलगाववादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चला रही है? अमिताभ मोहम्मद शाहिद जी पीछे ले जाना। मोहम्मद शाहिद जी, सत्यदेव त्रिपाठी जी, एक मिनट देखिए। कश्मीर में पीडीपी के साथ ये सरकार चला रहे हैं, तब इनको मुसलमानों पर शक नहीं हो रहा है। इनके शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी इनके प्रवक्ता हैं, उन पे इनका शक नहीं हो रहा है। और ये आज सरकार में योगदान है, हिंदुस्तान के मुसलमान पर उंगली उठाने वाले हैं। आखिर इनका ये यादव जी सुनिए, आप बहुत बोलिए मत, जरा ये जानिए कि कुल मिला के आपके मुख्तार अब्बास नकवी पर भी उंगली उठ रही है, आप पीडीपी के अलगाववादियों के भी साथ हैं। इस तरह की बात मत करिए। ये देश सर्वधर्म संभाव का है, ये देश गांधी का है, ये किसी एक आरएसएस के आदमी का नहीं है और न शिवसेना के आदमी का है। ठीक है, इसके लिए कुर्बानी, इसके लिए कुर्बानी देने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी थे। ठीक है, अमिताभ जी संपादक टिप्पणी। पूरी बहस के आरंभ में मुझे जो कहना था वही मैं अंत में भी कहूंगा। इस बहस से कुछ बात समझ नहीं आती, दुख होता है। एक ठाकरे जी, अब समय खत्म हो गया, अब इस शो का फॉर्मेट थोड़ा यही है, फिर अगले शो में मिलेंगे तो फिर और लंबी बात होगी। मैं बहुत दुखी हूं ठाकरे जी, अब नहीं, मेरे शो का फॉर्मेट है मित्र, अब नहीं, अब उंगली मत उठाइए। मैं बड़ा दुखी हूं। आजादी की लड़ाई उठाकर देख लीजिए, उसके बाद के हुकूमतें देख लीजिए, जाकिर हुसैन दिखते हैं, मौलाना आजाद दिखते हैं, बड़े बड़े लोग दिखते हैं जिनका कद बहुत बड़ा ऊंचा था। हिमालय जैसे बड़े मन के लोग, बड़े कद के लोग इस देश ने दिए। आज का दौर देखें तो कलाम साहब दिखते हैं, जिनको देखकर मन श्रद्धा से झुक जाए। ऐसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हमने राष्ट्रपति बनाकर रखा। हिदायतुल्लाह साहब, तमाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, तमाम बड़े अधिकारी, बड़े साइंटिस्ट, बड़े नौकरशाह, नसीम जैदी हमारे उत्तर प्रदेश में कलेक्टर रहे बहुत सारी जगह। मोहम्मद शाहिद जानते होंगे, यादव जी जानते होंगे, सत्यदेव जी के समय में भी शायद कहीं कलेक्टर होंगे जब ये मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, सत्यदेव जी। वो नसीम जैदी भारत के चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये देश है, कौन माई का लाल इनसे सबूत मांग सकता है? और किसी माई के लाल को ये सबूत दे क्यों? मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं,
जहां सबका सिरहाना होता है वहां मैं पैताना रखता हूं, और जहां पैताना होता वह सिरहाना रखता हूं। जब मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का, तो भी मैंने आलोचना की थी। मैंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता, यह राजनीति बंद करो। मेरे लिए एक ही बात है। और यादव जी, आप दो नावों पर पैर मत रखिए, फिसल जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। मोदी जी ने एक विदेशी पत्रकार को टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था? हिंदुस्तान के मुसलमान पर की ईमानदारी और देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यह आपका एनडीए का चेयरमैन और भारत का प्रधानमंत्री बोलता है। उसके बाद आपके घटक दल ऐसा कैसे बोल सकते? फिर सबूत मांगेंगे, गली गली घूम के सर्टिफिकेट मांगेंगे। या तो मोदी के कहने में कमजोरी, या मोदी का रुबाब खत्म हो गया, या मोदी का नेतृत्व खत्म हो गया। छोटी बात नहीं है यादव जी। नहीं, जो बात मैंने इनसे कही वो आपसे अब नहीं बोलने का समय नहीं, अब सुनने का समय है। इतने बड़े नेता के बोलने के बाद भी उनकी पार्टी, उनके गठबंधन के प्रमुख दल ये कह रहे हैं, जिनके साथ उनका 20 साल का गठबंधन है, वो पार्टी कह रही है कि सबूत मांगो, सबूत देना पड़ेगा वफादारी का। कलाम साहब से सबूत मांगने का हक किसी के पास है? उनसे ज्यादा निष्ठावान कोई है क्या? बताइए। आजादी की लड़ाई उठाकर देख लीजिए, फांसी पर झूलने वाले शहीदों का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, कोई फर्क है क्या? वाजपेयी जी कहा करते थे कि सर्वधर्म समभाव इस देश के खून में घुट्टी से मिला है, डीएनए में है भारत की। और अच्छी बात कही हमारे मित्र सत्यदेव जी ने। कश्मीर में जब मलाई खा रहे हो तो मियां मुफ्ती मोहम्मद भी अच्छे लग रहे हैं, और उनकी बिटिया भी अच्छी लग रही है। उसको कह रहे हो केंद्र में मंत्री बनाएंगे, जबकि वो ढेर अलगाववादियों के साथ घूम रहे हैं। उनसे मोदी जी गले मिल रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये दो चेहरे नहीं, आप तो कई चेहरे रख के ट्रेवल करने निकल लिए। और यादव जी, एक बात मैं कहूंगा, भाजपा का नुकसान हो फायदा हो मुझे फर्क नहीं, सपा का नुकसान फायदा हो मुझे फर्क नहीं। मुझे फर्क है हिंदुस्तान के नुकसान फायदे से। शिवसेना सारी सीट जीत जाए तो क्या फर्क, और सारी हार जाए तो मुझे क्या फर्क। हिंदुस्तान का मान रहना चाहिए। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भाजपा का नेता नहीं, जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया में घूम रहा है, उस वक्त हिंदुस्तान से इतनी गंदी और इतनी छोटी बात दुनिया में जाती है। दुनिया में लोग सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि ये उस देश का प्रधानमंत्री है। जो रूलिंग अलायंस है उसका पार्टनर कह रहा है कि माइनॉरिटीज का वोटिंग राइट कैंसिल कर दो। आपने ऐसे उपद्रवी बयान कभी अमेरिका से आते सुने, कभी ब्रिटेन में आते सुने, कभी जापान में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में आते सुने क्या? ये सारे बवाली यही इकट्ठे हैं क्या हिंदुस्तान में? आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान मंजूर नहीं, विकास करता हिंदुस्तान मंजूर नहीं। मोदी जी ने जो शेर बनाया है ना मेक इन इंडिया का, ऐसे बयान उस शेर को भी खा जाएंगे, ये जान लीजिए। वो शेर भी बिल्ली बन जाएगा यादव जी, वो शेर चल नहीं पाएगा ऐसे बयानों से। हिंदुस्तान की में एक मां की दो संतान है, मुसलमान और हिंदू। किसी माई के लाल को यह अधिकार नहीं कि एक का हक ज्यादा बताए और दूसरे का कम बताए। एक ही देश की संतानें हैं सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई हो, और किसी जात का आदमी हो। जितना हक ब्राह्मण का उतना ही हक वाल्मीकि का इस देश पर, जितना हक हिंदू का उतना ही पारसी का, मुसलमान का और सिख का। तराजू लेके पंसारी मत बनिए कि हिंदुस्तान पर हक का फैसला आप लोग करेंगे। ये संभव नहीं, ये स्वीकार्य नहीं, ये इस देश को मंजूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद शाहिद जी आपका, रामनिवास यादव जी आपका, अनिल सिंह जी आपका, सत्यदेव त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस